नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक संघर्ष की जिसने न सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया। यह कहानी है ईरान और इजराइल के टकराव की। एक ऐसा टकराव जो महज दो देशों की आपसी खींचतान नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और भारत जैसी वैश्विक शक्ति केंद्रों की कूटनीति, युद्ध नीति और आर्थिक स्वार्थों से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इस पूरे प्रसंग को समझना तब तक मुश्किल है जब तक हम पीछे ना लौटे, लगभग 70 साल पहले की उस तारीख तक जब एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची गई। साल 1953, ईरान, यहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक को जनता का अपार समर्थन प्राप्त था। वह ईरान के तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण चाहते थे ताकि विदेशी कंपनियां, खासकर ब्रिटिश एंग्लो इंडियन ऑयल कंपनी, मुनाफा लूटने की जगह स्थायी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। यह विचार अमेरिका और ब्रिटेन को गंवारा नहीं हुआ। ब्रिटेन ने अमेरिका से हाथ मिलाया और CIA और MI6 की मदद से ऑपरेशन अजयक्स शुरू किया गया। इसका मकसद था मोसद्दिक सरकार को गिराना और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को एक बार फिर से बेजोड़ सत्ता दिलवाना। यह दुनिया के इतिहास की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसमें लोकतांत्रिक ढांचे को कुचलकर बाहरी शक्तियों ने एक देश की नीतियों को पलट दिया। तख्ता पलट सफल रहा, मोसद्दिक गिरफ्तार हुए और शाह अमेरिका की पूरी शय पर शासन करने लगे। ईरानी जनता को यह बात सीधी चुभी। उन्हें यह मालूम हुआ कि उनका देश अब स्वतंत्र नहीं रहा बल्कि वाशिंगटन और लंदन की कठपुतली बन चुका है। यही वह बिंदु था जहां अमेरिका के प्रति नफरत की लौ जली। इस कालखंड में एक नया चेहरा उभर रहा था, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, एक धार्मिक विद्वान जिसके भाषणों में तीव्रता थी, भावनाएं थी और लोगों को झंझोर देने की ताकत थी। 1963 में जब शाह ने श्वेत क्रांति का ऐलान किया जिसमें महिला अधिकार, जमींदारी उन्मूलन और औद्योगिक आधुनिकीकरण जैसे सुधार शामिल थे, तब खुमैनी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। खुमैनी का तर्क था कि यह पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है जो इस्लामिक संस्कृति और मूल्यों को नष्ट कर देगी। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतरने लगी। 1964 में उनको गिरफ्तार किया गया और फिर देश निकाला दे दिया गया। वे इराक और फिर फ्रांस के पेरिस में निर्वासन की जिंदगी बिताने लगे, लेकिन निर्वासन में रहकर भी उनका प्रभाव कमजोर नहीं हुआ। उनके भाषण कैसेट और पर्चों के रूप में ईरान पहुंचते रहे और शाह के खिलाफ जनता का आक्रोश धीरे धीरे उबलने लगा। 1978 तक यह गुस्सा ज्वालामुखी की शक्ल ले चुका था। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह को देश छोड़ना पड़ा। कुछ ही हफ्तों बाद 1 फरवरी को खुमैनी तेहरान लौटे। वतन लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। करीब 50 लाख लोगों की भीड़ कुछ ही समय में एक के बाद एक जनमत संग्रह हुआ और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को आधिकारिक रूप से इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव था। पश्चिम को पहली बार किसी इस्लामिक क्रांति की सीधी टक्कर मिली और अमेरिका को एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला करना पड़ा जो उसे शैतान कहने लगा था। फिर जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। 4 नवंबर 1979 को तेहरान में छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। यह बंधक संकट पूरे 444 दिन तक चला और अमेरिका की विदेश नीति की असफलताओं में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। इस पूरे समय खुमैनी ने न सिर्फ इसका मौन समर्थन किया बल्कि इसे अमेरिका के खिलाफ जनादेश भी बता दिया। जब तक राष्ट्रपति जिमी कार्टर की जगह रोनाल्ड रीगन नहीं आए, बंधक रिहा नहीं हुए। यह वही वक्त था जब अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते खत्म हो चुके थे। अब दो देशों के बीच केवल नफरत, अविश्वास, प्रतिशोध यही बाकी रह गया था। इसी दौरान इजराइल की भूमिका भी बनी हुई थी या बननी शुरू हो गई थी।
इजराइल जो खुद को अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी मानता था, उसने ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वहां के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं, शुरू हुई थी, क्योंकि अगली जंग तो शुरू होनी बाकी थी दोस्तों। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान एक धार्मिक गणराज्य में तब्दील हो गया। खुमैनी की अगुवाई में सत्ता पूरी तरह से मौलवियों के हाथों में आ चुकी थी और इसका सीधा असर क्षेत्रीय भू राजनीति पर पड़ा। यही दौर था जब अमेरिका और खाड़ी के कई देशों को डर सताने लगा कि कहीं ये इस्लामिक क्रांति उनकी सीमाओं में न फैल जाए। इसी समय एक और बड़ा मोर्चा खुलता है। 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया। सद्दाम को यह भरोसा था कि ईरान की नई सरकार अभी स्थिर नहीं है और यह युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वह गलत साबित हुआ। यह लड़ाई 8 साल तक चली, 1980 से लेकर 1988 तक। इस संघर्ष में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लाखों लोग घायल हुए, शरणार्थी हुए और क्षेत्र पूरी तरह खून से लाल हो गया। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक पर खुला समर्थन किया, हथियारों से लेकर खुफिया जानकारी तक सब कुछ दिया ताकि ईरान को रोका जा सके। सोवियत संघ ने भी इराक को सैन्य सहायता दी। ईरान ने महसूस किया कि केवल पारंपरिक युद्ध शक्ति से यह लंबे समय तक वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी समय उसने परमाणु तकनीक की ओर रुख किया। हालांकि इस बात को लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 2002 में जब विपक्षी समूह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने खुलासा किया कि ईरान गुप्त रूप से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, तो दुनिया में हलचल मच गई। इस खुलासे के बाद संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, मुद्रास्फीति आसमान छूने लगी और बेरोजगारी बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों से पीछे नहीं हटा। वह यह कहता रहा कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिम को यकीन नहीं हुआ। दशकों की तनातनी के बाद आखिरकार 2013 में जब हसन रूहानी राष्ट्रपति बने, तब हालात थोड़े बदले। रूहानी ने नरम रुख अपनाया और अमेरिका से बातचीत के संकेत दिए। ओबामा प्रशासन को यह मौका दिखा और दोनों देशों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो गई। इसका परिणाम था कि 2015 का ऐतिहासिक समझौता, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया। बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का वचन दिया। यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। वर्षों बाद ऐसा लगा कि शायद ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते सामान्य हो पाएंगे। ईरान की जनता ने भी राहत की सांस ली, अंतरराष्ट्रीय निवेशक लौटने लगे, व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई और आर्थिक हालात थोड़े सुधरे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 2016 में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। ट्रंप का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। उन्होंने JCPOA को अब तक का सबसे खराब सौदा कहा और बार बार आरोप लगाया कि ईरान इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए रास्ता मिल गया है, वह भी अंतरराष्ट्रीय वैधता के साथ। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को JCPOA से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ईरान पर पहले से भी कड़े प्रतिबंध थोप दिए। इसे मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का नाम दिया गया। ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से डगमगाने लगी दोस्तों। वहां की मुद्रा रियाल कमजोर होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। लेकिन ईरान ने फिर भी हथियार नहीं डाले। 2020 में तो हालात और खराब हो गए जब अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमला कर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सबसे वरिष्ठ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि पूरे ईरान में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई।
सुलेमानी को नायक माना जाता था, उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। ईरान ने जवाबी हमला किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागी। हालांकि दोनों पक्षों ने पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश की, लेकिन तनाव हमेशा के लिए चरम पर पहुंच चुका था। वर्तमान में 2025 में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसकी जड़ें इसी दौर में है। ट्रंप ने जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभाला तो उन्होंने फिर से कहा कि ईरान और इजराइल के बीच कोई समझौता नहीं। हाल ही में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान और इजराइल को बैठकर समझौता करना चाहिए। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप अब नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में है। वह खुद को शांति का दूत बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पहले रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता का दावा, फिर भारत पाकिस्तान के तनाव में भूमिका, अब ईरान इजराइल संकट को हल करने की पहल। इन सब के जरिए वह खुद को वैश्विक शांति के नेता के तौर पे स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके लिए यह लड़ाई आत्मसम्मान और संप्रभुता की है। वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता, खासकर तब जब ईरान के पास हजारों मिसाइलें, सैकड़ों ड्रोन और एक संभावित परमाणु क्षमता हो। इस समीकरण में किसी एक की जीत या हार नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता दांव पर लगी हुई है। साल 2025 की गर्मियों में जो हुआ है वह महज एक और झड़प नहीं, यह एक विस्फोटक घटनाक्रम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह सब कुछ शुरू हुआ जब इजराइल ने दावा किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेजी से आगे बढ़ा रहा है और वह परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने एक खुफिया ऑपरेशन की योजना तैयार की, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। 13 जून 2025 की रात को यह ऑपरेशन शुरू हुआ। लगभग 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरी। इन विमानों ने ईरान के 4 प्रमुख परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो, अराक और बुशरेह पर मिसाइलें दागी। इसके अलावा तेहरान एयरपोर्ट पर कुछ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के 9 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल की सेना आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की कि ये वैज्ञानिक उन प्रयोगशालाओं में काम कर रहे थे जहां यूरेनियम संवर्धन हो रहा था। इजराइल ने दावा किया कि इनका संबंध 2023 में सामने आए परमाणु बम टेस्ट रेजोल्यूशन से भी था। तेहरान में मंजर ऐसा था कि हर तरफ धुआं, चीख पुकार और खौफ का माहौल था। मेहराबाद एयरपोर्ट के रनवे तबाह हो चुके थे। कई विमान जलकर खाक हो गए। सरकारी इमारतों पर हमला हुआ, जिससे प्रशासन लगभग पंगु हो गया। खबर आई कि इस हमले में 138 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 20 से अधिक बच्चे और आम नागरिक थे। इस हमले ने पूरे ईरान को झंझोर कर रख दिया। ईरान ने पलटवार में देर नहीं की। अगले ही दिन तो 14 जून को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। इस अभियान के तहत 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। 6 मिसाइलें तेल अवीव में गिरी। अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 3 नागरिकों की मौत हुई। 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान ने दावा किया कि इन मिसाइलों ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय और कुछ खुफिया ठिकानों को हिट किया है। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन सभी नहीं। यही कारण था कि कुछ मिसाइलें शहर के बीचों बीच जाकर गिरी। इस घटनाक्रम के बाद इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी। स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया गया। शहरों में सायरन बजने लगे। इन दोनों देशों के बीच हो रहे इस भीषण संघर्ष को लेकर पूरी दुनिया चिंतित हो उठी है। दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल के ऑपरेशन का समर्थन किया है। ट्रंप ने
सार्वजनिक मंच से कहा है कि अमेरिका इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को पूरी तरह मान्यता देता है, लेकिन यह भी कहा कि अगर ईरान ने कोई और हमला किया तो अमेरिका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिकी नौसेना पहले ही फारस की खाड़ी में सक्रिय हो चुकी है। ट्रंप ने एक और बार यह बात दोहराई कि इजराइल और ईरान को एक समझौते के तहत आगे बढ़ना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अतीत में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की पहल का दावा किया था। दूसरी ओर रूस और चीन ने अमेरिका और इजराइल की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस हमले ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। चीन ने यहां तक कहा कि यह हमला पूरी तरह से भड़काने वाला और इसका जवाब आने वाले समय में और गंभीर हो सकता है। अब बात करते हैं कि भारत की भूमिका क्या है। भारत इस संघर्ष में एक संतुलित भूमिका निभा रहा है। एक और यह इजराइल का रक्षा साझेदार है, दूसरी ओर वह ईरान से कच्चा तेल, मेवे और कई प्रकार के रसायन खरीदता है। भारत का चाबहार बंदरगाह में बड़ा निवेश है और अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो वहां भारतीय हितों को बड़ा खतरा हो सकता है। भारत ने अब तक इस हमले में कोई सीधा पक्ष नहीं लिया है, लेकिन उसने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारतीय जनता की भी प्रतिक्रिया बटी हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इजराइल के समर्थन में हैं तो कुछ ईरान के। खासकर जब इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या मैप पोस्ट किया जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया तो भारत में काफी आक्रोश दिखाई दिया। इजराइल ने 90 मिनट के भीतर माफी मांग ली, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि जियोपॉलिटिक्स में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। इस समय मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश है जो ईरान को रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, और बीच में है अरब देश, रूस, चीन, भारत जैसे बड़े खिलाड़ी। तो ये तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं या अपने हितों के अनुसार रणनीति बना रहे हैं। अब जब हम इस संघर्ष की सच्चाई और पृष्ठभूमि को देख चुके हैं तो यह सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। यह टकराव और भयंकर रूप लेगा क्या, या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता बचेगा जिससे शांति की ओर बढ़ा जा सके। तो दोस्तों, यह कहना मुश्किल है, लेकिन संभावनाएं और विकल्प दोनों मौजूद है। एक और इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए यह अस्तित्व का सवाल है। वही ईरान के लिए अब यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का विषय बन गया है। वह पीछे हटना अपनी कमजोरी मानेगा, खासकर तब जब इतने वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और नागरिकों की कुर्बानी दी है। ऐसे में दोनों देशों के लिए पीछे हटना राजनीतिक और रणनीतिक रूप से कठिन हो गया है। दूसरी ओर अमेरिका है जो एक तरफ इजराइल का खुला समर्थन कर रहा है, लेकिन वह खुद युद्ध में कूदने से बच रहा है। ट्रंप प्रशासन फिलहाल धमकियों, प्रतिबंधों, कूटनीतिक दबाव की नीति पर चल रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि वह खुद को विश्व शांति का वाहक साबित करे, एक ऐसा नेता जो विश्व युद्ध से पहले शांति स्थापित कर सके। यही वजह है कि ट्रंप ने फिर से कैंप डेविड जैसी किसी पहल की बात छेड़ी है। उनके मुताबिक अगर सादात और बेगिन के बीच में समझौता हो सकता है तो ईरान और इजराइल के बीच में क्यों नहीं। लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि 1978 में इजराइल और मिस्र के पास एक ऐसा साझा लक्ष्य था। दोनों ही अपनी सीमा तय करना चाहते थे और अमेरिका उन्हें सैन्य सहायता देने को तैयार था। आज की परिस्थिति उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका जैसे देशों की रणनीतिक गणनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि आज कोई भी मध्यस्थता इतनी आसान नहीं है। फिर भी अगर बातचीत हो सकती है तो केवल कुछ शर्तों पर। पहला, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों में पारदर्शिता लानी होगी। दूसरा, इजराइल को अपने आक्रामक नीति से थोड़ा पीछे हटना होगा। संयुक्त राष्ट्र या किसी तटस्थ देश जैसे ओमान या स्विट्जरलैंड को मध्यस्थता के लिए भूमिका निभानी होगी। तो अब बात करते हैं मानवता की, उस आम इंसान की
जिसकी जिंदगी इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो आम नागरिक जो ना सरकार का हिस्सा है ना सेना का, लेकिन जब बम गिरते हैं, जब मिसाइलें उड़ती हैं, तो सबसे पहले उसी की जान जाती है। तेहरान की सड़कों पर खून, अस्पतालों में आंसू, शरणार्थी शिविरों में दर्द, ये सब युद्ध का नंगा चेहरा है। लेकिन वैसे ही जैसे तेल अवीव के बंकरों में सहमे बच्चे, टूटे घर और डर से कांपते परिवार, ये कहानी सिर्फ टैंकों और जेट्स की नहीं, ये कहानी इंसानियत की है। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है, वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हो रही है, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। भारत जैसे देश जो पश्चिमी एशिया पर व्यापार ऊर्जा के लिए निर्भर है, उसके लिए संघर्ष केवल भौगोलिक संकट नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का भी खतरा है। भारत की भूमिका इस सब में बेहद नाजुक है। एक और वह इजराइल का रक्षा भागीदार है, दूसरी ओर ईरान से पुराना, वर्षों पुराना व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता। तो ऐसे में भारत का न्यूट्रल रुख समझ में आता है, लेकिन क्या ये तटस्थता हमेशा काम आएगी? क्या इजराइल सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा पोस्ट करता है? जब पाकिस्तान खुलेआम ईरान को समर्थन देता है, तब भारत को अपनी विदेश नीति के संतुलन को बड़ी सावधानी से साधना होगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या कोई उम्मीद बची है? क्या ये संघर्ष चल सकता है? तो जवाब है हाँ। इसके लिए पहल करनी होगी। सिर्फ राजनीतिक बयान और अपील काफी नहीं है। अब वक्त है वैश्विक शक्तियां एकजुट होकर इस संघर्ष को रोकने के लिए ठोस पहल करें। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो इस आग को बुझाए, ना कि उसमें घी डाले। हर देश को, हर नागरिक को, हर नेता को यह समझना होगा कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ हारे हुए लोग होते हैं, बर्बाद हुए शहर होते हैं और इतिहास में दर्ज एक शर्मनाक अध्याय होता है। दोस्तों, 1953 के तख्ता पलट से लेकर 2025 के बम धमाकों तक के इस कहानी में जो सबसे बड़ा सबक छिपा हुआ है वो ये है कि जहां सत्ता और स्वार्थ की राजनीति होती है, वहां आम आदमी की आवाज सबसे पहले कुचल दी जाती है। लेकिन यही आम आदमी जागे, सवाल करे, शक्ति की मांग करे, तो शायद नेताओं को बंदूकें नीचे रखनी पड़ सकती है। दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।